गाइस, वेलकम क्रिएटर्स। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग फिर से वन शॉट रिवीजन करेंगे और आज की क्लास में जो चैप्टर 1 है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उस दिन हम लोगों ने जो शॉर्ट आंसर है वो सारे कवर कर लिए थे एक क्लास में। आज हम लोग जो है जितने भी लॉन्ग आंसर चैप्टर 1 से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे कवर करेंगे। और इसी चैप्टर के बाद आपको इस क्लास के बाद कोई दूसरी क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे यहाँ आपको एक जगह पर देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नौकरी और जीविका में भेद बताइए। क्या पूछा गया है? नौकरी और जीविका में भेद पूछा गया है। तो इसको समझते हैं, नौकरी क्या है और जीविका क्या है। अधिकतर लोगों के लिए अपनी और अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अपनी जीविका उपार्जित करना निश्चित रूप से अनिवार्य एवं अति आवश्यक होता है। तो जो अधिकतर लोग होते हैं वो अपनी मूलभूत और परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जीविका को उपार्जित करते हैं। और ये जीविका को उपार्जित करना निश्चित होता है और अनिवार्य होता है। अनिवार्य क्यों होता है? क्योंकि जो अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए जीविका की ज़रूरत होती है। धन कमाने के लिए किए जाने वाले कार्यों को परंपरागत रूप से नौकरी के अतिरिक्त कुछ भिन्न कार्य करते हैं। तो धन कमाने के लिए व्यक्ति क्या करता है? अपने जो परंपरागत कार्य होते हैं उनके अलावा नौकरी करता है और उसके अलावा भी क्या करता है? कुछ भिन्न कार्य करता है। कोई भी व्यक्ति यह कहकर नौकरी और जीविका में भेद कर सकता है कि नौकरी उसके निमित्त कार्य करना है। कोई भी व्यक्ति अगर जीविका और नौकरी में भेद करना चाहता है तो वो ये कह सकता है कि जो नौकरी है उसका नियमित का कार्य है, मतलब नियमित का कार्य है जो वो रोज जाकर करता है। जबकि करियर जीवन को बेहतर बनाने की जो प्रबल इच्छा है और आगे बढ़ने, विकसित होने तथा चुने हुए कार्य क्षेत्र में स्वयं को जो प्रमाणित करने की आवश्यकता है उससे क्या जुड़ा हुआ है? उससे जो है करियर जुड़ा हुआ है। और जीविका क्या है? निमित्त कार्य, मतलब निमित्त कार्य करके जो कमाया हुआ धन है वो जीविका के अंतर्गत आएगा। और नौकरी जो नियमित रूप से किया जाने वाला कार्य है वो नौकरी है। उसके द्वारा जो कमाया गया धन है वो जीविका है। लेकिन अगर किसी को अपने स्वयं के क्षेत्र में अपने आप को प्रमाणित करना है, आगे बढ़ना है, विकसित होना है, तो उसे स्वयं को प्रमाणित करने के लिए नौकरी के अतिरिक्त भी क्या करना पड़ता है? भिन्न कार्य करने पड़ते हैं। तो ये समझ लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेंडर और लिंग शब्दों से आप क्या समझते हैं? क्या पूछा गया है? जेंडर और लिंग में अंतर पूछा गया है कि जेंडर किसे कहते हैं और लिंग किसे कहते हैं। पहले समझते हैं लिंग क्या होता है। लिंग शब्द आनुवांशिकी, जनन, अंगों इत्यादि के आधार पर जैविक वर्ग से संबंधित होता है। तो जो लिंग शब्द होता है वो किसे संबंधित होता है? जनन अंगों से संबंधित होता है और जैविक वर्ग से संबंधित होता है। लिंग का बाहरी प्रमाण प्राथमिक यौन अंग या जननांग होते हैं। और लिंग किसको प्रमाणित करता है? जो प्राथमिक प्राथमिक यौन अंग होते हैं उनको प्रमाणित करने का कार्य कौन करता है? लिंग करता है। लिंग के द्वारा ही मेल और फीमेल के जो जननांग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा एक्स एक्स और एक्स वाई तथा अन्य दूसरे गुणसूत्रों के संयोजन के कारण होता है। और जो जननांगों में भिन्नता होती है वो क्यों होती है? अगर एक्स एक्स गुणसूत्र मिलते हैं तो क्या बनता है? फीमेल बनता है। और अगर एक्स वाई मिलता है तो क्या बनता है? मेल बनता है। और इसके अलावा भी अन्य गुणसूत्रों के संयोजन के कारण एक लिंग, जो अन्य लिंग देखने को मिलता है, वो तीसरा जो जेंडर है जिसको मान्यता दी गई है वो है। तो सामान्यतः मानव जाति को दो लिंग में बांटा गया है। जो मानव जाति है उसको कितने लिंग में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है या दो लिंग में बांटा गया है। पुरुष और स्त्री, सामान्यतः जो मानव जाति है उसको कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, स्त्री और पुरुष। लेकिन परंतु हाल ही में क्या हुआ है? भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय ने एक और जेंडर को किया है, जो पार जेंडर है, जो ट्रांसजेंडर है, उसको मान्यता दे दी है तीसरे लिंग के रूप में। तो अब जो लिंग के आधार पर दो भागों में बांटा गया था उसमें स्त्री और पुरुष थे अभी तक, लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय ने एक और लिंग को क्या कर दिया है? मान्यता दे दी है, जिसे ट्रांसजेंडर के रूप में जाना जाता है। तो लिंग क्या होता है ये हम लोगों ने समझ लिया। लिंग के आधार पर जो बाहरी प्राथमिक यौन यौन अंग होते हैं वो क्या होते हैं? जननांग होते हैं, वो भिन्न भिन्न होते हैं। अब समझते हैं जेंडर क्या होता है। जेंडर शब्द सामाजिक पहचान पर आधारित है। जेंडर में स्त्री पुरुष के भेद को यौन अंगों की भिन्नता के आधार पर नहीं बल्कि कार्यात्मक भिन्नता के आधार पर स्थापित किया जाता है। तो जो जेंडर शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया है? सामाजिक पहचान पर आधारित है, मतलब समाज के द्वारा दिया गया जो शब्द है
पहचान पर आधारित जो शब्द है वो क्या है, जेंडर है। जेंडर में स्त्री पुरुष के यौन अंगों को भिन्नता के आधार पर नहीं बल्कि कार्यात्मक भिन्नता के आधार पर स्थापित किया गया। और जो जेंडर शब्द है वो यौन अंगों के आधार पर स्त्री और पुरुष में अंतर नहीं बताता है बल्कि उनके कार्यों के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग, मतलब एक दूसरे से भिन्न दिखाने का कार्य करता है। तो यौन अंग के आधार पर जो भिन्नता दिखाता है वो क्या होता है, लिंग होता है। लेकिन जो कार्यों के आधार पर स्त्री और पुरुष में भेद बताने का कार्य करेगा, भिन्नता दिखाने का कार्य करेगा, समाज में पहचान एक तरीके से स्त्री और पुरुष की अलग कर देता है, वो कौन सा शब्द होता है, जेंडर होता है। प्रत्येक समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाएं तय करती हैं कि विभिन्न जेंडरों को कैसा व्यवहार करना है। और हर समाज के अपने जो सामाजिक प्रथाएं, रीतियां, संस्कृतियां होती हैं वो तय करती हैं कि समाज में कौन से जेंडर का जो व्यक्ति है, स्त्री है या पुरुष, जो भी जेंडर का है, वो किस प्रकार का अपने जेंडर के अनुसार उसका जो व्यवहार होगा वो किस प्रकार का होगा, उन्हें किस प्रकार के कार्य करने हैं। और जेंडर के अनुसार ही समाज में जो कार्य होते हैं उनका विभाजन कर दिया जाता है। इस प्रकार बचपन से ही व्यक्ति की पहचान बन जाती है। इस प्रकार जब से बच्चा जन्म लेता है तभी से उसके जन्म के आधार पर क्या होता है, जन्म पर ही उसके जेंडर को निश्चित कर दिया जाता है समाज में। और उसके जेंडर के आधार पर उसके जो कार्यों का विभाजन है वो समाज में स्थापित कर दिया जाता है कि ये जो बच्चा है इस जेंडर का है और इस जेंडर का होते हुए इसे ये वाले जो कार्य होते हैं वो सारे समाज में रह करके करने होते हैं। तो समाज में जो सामाजिक पहचान है वो किसके आधार पर दी जाती है, जेंडर के आधार पर दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन्हीं 3 परंपरागत व्यवसाय का समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। भारत के किन्हीं 3 परंपरागत व्यवसायों का जो अध्ययन है समीक्षात्मक वो पूछा गया है। तो इसको देखते हैं कि भारत के जो 3 परंपरागत व्यवसाय हैं वो कौन कौन से हैं। कृषि जनसंख्या के एक बड़े भाग का मुख्य व्यवसायों में से एक है, क्योंकि यहाँ की जलवायु परिस्थितियाँ कृषि के लिए उपयुक्त हैं। जो भारत की जनसंख्या है वो क्या है, मुख्य रूप से व्यवसायों में जो कृषि कार्य है वो करती है। और जो भारत की जलवायु है वो कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त है। देश की कुल जनसंख्या का 70% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। और भारत की कुल जनसंख्या का जो 70% भाग है वो कहाँ पर निवास करता है, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, जिसके लिए कृषि ही रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है। देश के अधिकांश भागों में कुछ किसान शहरी बाजार में बेचने के लिए नकदी फसल उगाते हैं। और देश के जो कुछ भागों में जो किसान है वो क्या करते हैं, फसल को नगद रूप से बेचने के लिए, केवल पैसे कमाने के लिए फसल को बेच करके पैसे कमाने के लिए के उद्देश्य से ही फसल को उगाते हैं और उसे जो है शहरी बाजारों में बेचने के लिए ले जाते हैं। और कुछ क्षेत्रों में आर्थिक महत्व वाली फसलें जैसे चाय, कॉफ़ी, इलायची, रबड़ आदि उगाते हैं, क्योंकि इनसे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। और कुछ क्षेत्रों में क्या होता है, जो धन कमाने के लिए आर्थिक महत्व वाली जो फसलें हैं जैसे चाय, कॉफ़ी, इलायची, रबड़ आदि उगाई जाती हैं और इनसे विदेशी मुद्रा प्राप्त करी जाती है। भारत विश्व में काजू, नारियल दूध, अदरक, हल्दी और काली मिर्च के सबसे अधिक उत्पादन वाले देशों में शामिल है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत जो है सबसे ज़्यादा, भारत में किसकी उत्पादकता देने वाला जो देश है वो भारत है। तो भारत में जो है काजू, नारियल दूध, अदरक, हल्दी और काली मिर्च सबसे अधिक उत्पादन देने वाले देशों में से एक देश कौन सा है, भारत है। इसके अतिरिक्त मछली पकड़ना भी भारत का महत्वपूर्ण व्यवसाय माना गया है। हस्तशिल्प हाथ के कौशल तैयार किए गए उत्पाद हैं जिन्हें बनाने के लिए आधुनिक उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता। वर्तमान में हस्तशिल्प एक परंपरागत व्यवसाय है। हस्तशिल्प का मतलब होता है हाथ से जो तैयार किया गया कार्य होता है, कौशल होता है, जिसके द्वारा हाथ से उत्पाद तैयार किए जाते हैं जिन्हें बनाने के लिए आधुनिक उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है। और इन उत्पादों को बनाने के लिए किसी मशीन का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि हाथ से ही इनको जो है बनाया जाता है। वर्तमान में हस्तशिल्प एक परंपरागत व्यवसाय माना गया है। हस्तशिल्प के कुछ उदाहरण हैं जैसे कि मूर्तिकला। मूर्तिकला किस में आती है, हस्तशिल्प में आती है, क्योंकि जो मूर्तियाँ होती हैं वो पूर्णतया हाथों के कौशल के द्वारा बनाई जाती हैं। काष्ठ शिल्प हो गया, रंगाई हो गई, बुनाई हो गई, शैली शिल्प, मिट्टी और लोहे की जो वस्तुएं हैं ये सब हस्तशिल्प के अंतर्गत आती हैं। चित्रण,
चित्रण वह कला है जो मुख्यतः दृश्य प्रकृति की होती है। चित्रण कैसी कला है? दृश्य प्रकृति की कला है। इसमें चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला व चलचित्र आते हैं। और चित्रण में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? चित्रकला आता है, मूर्तिकला आता है, वास्तुकला आता है व चलचित्र आदि आते हैं। भारत में चित्रण कला की विविधता है जो प्राचीन में प्रचलित है। और भारत में विभिन्न प्रकार की जो चित्रण कला है वो देखने को मिलती है। भारत के विभिन्न भागों में वास्तुकला की अलग क्षेत्रीय शैलियाँ देखने को मिलती हैं जो विभिन्न धर्मों को प्रदर्शित करती हैं। इस्लाम धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, ये सभी धर्म महत्वपूर्ण देश में विशिष्ट रूप से साथ साथ ही अस्तित्व में थे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो परंपरागत व्यवसाय के अंतर्गत जो पूछी गई है। भारत के 3 परंपरागत व्यवसाय पूछे गए उसके अंतर्गत आएंगी। और ये सारी चीज़ें आपको अपने आंसर में लिखनी पड़ेंगी अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया तो और ये लॉन्ग जो आंसर है वो है। और इसी के अनुसार आपको जो अपना आंसर है वो कॉपी में राइट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इतना बड़ा आंसर आप लोग नहीं लिखेंगे तो आप लोगों को पूरे नंबर भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए सारी चीज़ें लिखनी ज़रूरी हैं और बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं लेके जाना है। लॉन्ग आंसर 2 से ढाई शब्दों का लिखना है, उससे ज़्यादा कॉपी में नहीं लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में महिलाओं को समानता की गारंटी कैसे दी जाती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में महिलाओं को समानता की जो गारंटी है वो कैसे दी जाएगी। संवैधानिक अधिकार, भारत का संविधान सभी स्त्री पुरुषों को समानता के अधिकार की गारंटी देता है। तो जो भारत में संवैधानिक अधिकार है वो सभी स्त्रियों और पुरुषों को क्या करते हैं? समानता की गारंटी का जो अधिकार है वो देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 16 में सरकार के सभी दफ्तरों में रोजगार या नियुक्ति संबंधी मामलों में सभी नागरिकों को बराबर के अवसरों की गारंटी दी गई है। और संविधान का जो अनुच्छेद 16 है उसमें सरकार के सभी दफ्तरों में जो रोजगार या नियुक्ति संबंधी जो मामले हैं या नागरिक हैं सभी को क्या किया गया है? जो अवसर की गारंटी है वो दी गई है। और ये अनुच्छेद कौन सा है? जिस अनुच्छेद के तहत ये सारी जो अवसर और गारंटी दी गई है, नागरिकों को समानता का जो अवसर है वो दिया गया है, तो ये सब संविधान के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत दिया गया है। यह जाति, पंथ, रंग, प्रजाति अथवा लिंग के आधार पर किसी रोजगार अथवा दफ्तर के संबंध में भेदभाव को रोकता है। और जो अनुच्छेद 16 है वो क्या करता है? जाति, रंग, प्रजाति और लिंग के आधार पर जो भेदभाव है उसको समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और सभी को क्या करता है? सभी को समान अवसर और बराबरी का जो दर्जा है वो देने का कार्य कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत ये सारी जो चीज़ें हैं वो बताई गई हैं। संविधान यह भी मांग करता है कि महिला मजदूरों को काम करने के लिए मानवोचित परिस्थितियां दी जाएं और किसी भी प्रकार के शोषण से उन्हें बचाया जाए। जो संविधान है वो ये मांग करता है कि जहां पर महिला मजदूर कार्य करती हैं उनके लिए वहां पर जो वातावरण हो वो उपयुक्त हो और जो परिस्थितियां हो उनके कार्य करने के अनुसार हो, किसी भी प्रकार के शोषण से उन्हें बचाया जाए। और जो अनुच्छेद है ये महिलाओं को शोषण से बचाने का भी कार्य करता है। उनकी शैक्षिक तथा आर्थिक प्राप्तियों के लिए सहायता और प्रोत्साहन दिया जाता है। भारत में बहुत से ऐसे अधिनियम हैं जो महिलाओं की समानता के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। और इसके अतिरिक्त भारत में बहुत सारे ऐसे अधिनियम बनाए गए हैं जो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है और उनकी समानता और अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। जैसे फैक्ट्री अधिनियम बनाया गया है 1948। तो महिलाओं की सुरक्षा और समानता को देखते हुए ही 1948 का जो फैक्ट्री अधिनियम है वो बनाया गया है। 1951 का बागान श्रम अधिनियम बनाया गया है। 1952 का खदान अधिनियम बनाया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम और मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 जो है बनाया गया है। इसके अतिरिक्त 1948 फैक्ट्री अधिनियम के तहत जिस फैक्ट्री या उद्योग में 30 से अधिक महिलाएं नियुक्त की जाती हैं तो शिशु सदनों की व्यवस्था रखनी चाहिए। 6 वर्ष से छोटे बच्चों की देखभाल इन शिशु सदनों में होगी जिसका प्रबंधन उद्योग को ही करना होगा। और फैक्ट्री अधिनियम 1948 के तहत जिस फैक्ट्री या उद्योग में 30 से अधिक महिलाएं कार्यरत हैं और वहाँ पर उन महिलाओं के साथ उनके जो छोटे शिशु हैं वो भी वहाँ पर हैं, तो ऐसे फैक्ट्री या उद्योग
उद्योग में, जिस उद्योग में 30 से अधिक महिलाएं कार्यरत हैं, वहां पर उनके 6 वर्ष से छोटे बच्चों की देखभाल करने के लिए जो शिशु सदन है उनकी स्थापना या उनका प्रबंधन भी किया जाना चाहिए, ताकि वहां पर जो कार्यरत महिलाएं हैं उनके कार्य के दौरान उनके जो बच्चे होते हैं उनकी देखभाल उसी फैक्ट्री या उद्योग में की जा सके, और वो बच्चे जो होंगे वो 6 साल से छोटी उम्र के होने चाहिए, जिसके लिए वहाँ पर उनके लिए शिशु सदन बने होंगे, और महिलाओं के कार्य कार्य में कार्यरत होने के दौरान उनकी जो देखभाल है, उनका जो रख-रखाव है वहाँ पर उस समय किया जाएगा। तो ये जो सारी बातें बताई गई हैं वो 1948 फैक्ट्री अधिनियम के तहत बताई गई हैं। तो हमारा जो चैप्टर है पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा आपके इस वाले चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। जितने क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे, इम्पॉर्टेंट थे, वो आपको 2 क्लासेस में कवर करवा दिए गए हैं, और नेक्स्ट क्लास हम लोगों की चैप्टर 2 की कल होगी, जिसमें हम लोग बहुत सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो करेंगे। तो उसका भी वन शॉट रिवीजन इसी प्रकार से आप लोगों का पूरा जो सारे चैप्टर है उनका होगा। तो गाइस, आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।